हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। कमाल का टॉपिक है वाकई में, है ना। चलिए आज एक आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ और उस कंसेप्ट पे बेस्ड जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना जान ले लेता है, उस तरह का क्वेश्चन, और जिसको करने के बाद में एक जिसे कहते हैं जबरदस्त सेटिस्फेक्शन फील होता है। यस आई नो द सब्जेक्ट, यस आई कैन, जो कॉन्फिडेंस देता है कि सर जब ये क्वेश्चन कर दिया ना तो बाकी क्वेश्चंस को तो मैं यूं ही निपटा दूंगा। और जो आपको एक किलिंग इंस्टिंक्ट आती है वो देता है ये क्वेश्चन। तो पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, जबरदस्त चीज है, ठीक है ना। मैंने आपको ये कहा कि मुझे एक ब्लॉक को ट्रैवल करवाना है इंक्लाइन प्लेन पे, एक ब्लॉक को ट्रैवल करवाना है इंक्लाइन प्लेन पे, लेकिन दो अलग अलग केसेस में आपका इंक्लाइन प्लेन वही है ना, लेकिन पहली बार वो स्मूथ है, मींस कोई फ्रिक्शनल फोर्स वर्कआउट नहीं करता है। इट इज अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इज नॉट द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के सेकंड में इट इज द इंक्लाइन प्लेन विच इज रफ इन नेचर। और जब रफ है तो कहीं ना कहीं कोई कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपके पास में, लेट इट इज मी, है ना। तो ब्लॉक यहां से यहां तक स्लाइड करके जाता है, ए टू बी, दिख रहा है आपको। So block slides from A to B and it is a smooth inclined plane and it reaches up to the point of B. Block is again sliding from A to B. ये A से B तक slide करता है and it will be reaching up to the B. But here it is that it is a rough inclined plane, so there will be a force of friction. ठीक है ना। क्या होता है, क्या रिलेशंस आते हैं, वॉच आउट करते हैं। आपको पता है कि यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ के टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई आपका जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्कआउट कर नहीं रहा। तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, है ना। ये तो सरफेस ऑफ द ग्राउंड है ही सही। तो आपने कहा सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, तो आप कहेंगे सर इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी, लेट द हाइट इज एच, है ना, लेट द हाइट इज एच। मैंने इस हाइट को एच लिया, ठीक है ना। हालांकि कुछ दिया हुआ नहीं है आपको, सिर्फ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ओनली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, समझना। बट मैंने इसे एज्यूम कर लिया, लेट द हाइट इज एच। और ये जो इंक्लाइंड लेंथ है इसको मैंने एज्यूम कर लिया, लेट इट विल बी एल। तो इंक्लाइंड लेंथ यहाँ भी एल हो जाएगी और यहाँ पे भी आपके पास एच हो जाएगा। बट नाइदर द एल नोर द एच बोथ आर अननोन टू मी, एग्रीड। दोनों मुझे नोन नहीं है एंड मेरे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, दैट इज थीटा, दैट आई नो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई नो, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या करूं, तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका mgh, काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो, बिकॉज रखा हुआ था ब्लॉक, ठीक है। आपने लीव आउट किया, इट गोज दिया। जब बी पर पहुंचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ चुके हैं, हाइट जीरो है आपके पास में, तो यहाँ सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ चुके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और जब आप बी पर पहुंचते हैं तो स्पीड इज v1, जब आप बी पर पहुंचते हैं स्पीड इज v1, केस फर्स्ट में 1 ले लिया, तो आप कहेंगे सर इट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv1 का स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत ही आसान सी चीज है आपके लिए। तो ये तो जीरो हो गया, mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv1 स्क्वायर, और ये किसी दूसरे मेथड से भी हमने निकाला है, आपको पता है। तो ये एक इक्वेशन बन गया मेरे पास में कि मैं जिस स्पीड से यहाँ रीच आउट करूंगा इट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh, v1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh, ठीक है। अब चलते हैं किस पर, मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑन टू द रफ प्लेन। तो रफ प्लेन जब होगा आपके पास में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका काम करेगा। मैं आपके सामने यहाँ पे एक फिगर को दोबारा बना देता हूँ आपके सामने, क्योंकि ये वैसे तो बना रखा है आपने कई बार, लेकिन एक बार फील आ जाएगा तो हम ब्लॉक को एक बार शो कर देते हैं सारी चीज़ों को, तो आपका वो फील आ जाए कि फोर्स क्या क्या लग रहे हैं आपके पास में। सो दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं ना, और इसको इस फॉर्म में भी कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, स्लांटेड लेंथ एल हो जाएगा आपके पास में, ये एच हो जाएगा, ठीक है। और ब्लॉक इस समय इस पोजीशन पर है, ठीक है, ये ब्लॉक की पोजीशन है एट एनी पोजीशन है। अब mg किधर लगेगा, तो mg तो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये mg, ठीक है। ये आपके पास में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, नॉर्मल ऑन टू द प्लेन, है ना। अरे भाई कॉन्टेक्ट सरफेस यही वाली तो है, ये रही ना कॉन्टेक्ट सरफेस आपकी ठीक है। तो
ये एंगल थीटा है, अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको यार। तो इस तरफ आपके पास में फोर्स आएगा, दैट विल बी mg cos थीटा, एग्रीड। ये रहा mg cos थीटा, और ये फोर्स आपकी इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ये फोर्स ऑफ एक्शन है, और फिर फोर्स ऑफ रिएक्शन इधर लगेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल R, एग्रीड। mg का एक कंपोनेंट जो आपके ब्लॉक को लोअर साइड पर ले जा रहा है, इट इज mg sin थीटा, एंड आप कहेंगे रिलेटिव मोशन को अपोज करते हुए आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करते हुए दिस इज f, एग्रीड। और आपको मालूम है कि इस समय mg sin थीटा का जो वैल्यू है वो डेफिनेटली आपके f से ग्रेटर होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन f। यदि mg sin थीटा लेसर देन आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता तो ये ब्लॉक नीचे ट्रेवल नहीं करता, एग्रीड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझी। अब जब रफ प्लेन पे मैं ट्रेवल करता हूं A to B, ये पॉइंट आपका कौन सा था, A, और ये पॉइंट आपका कौन सा था, B, और A to B लेंथ कितनी थी, L। तो आपको ये मालूम है कि सर ये जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज डूइंग द वर्क, एंड इट इज डूइंग द वर्क इन विच फ्रेम, किस फ्रेम में, किस फॉर्म में, कि सर ये आपके इस मोशन को अपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन को, है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। आपका ये आपके पास में फोर्स की डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है, डिस्प्लेसमेंट A to B है। तो ये काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, यस और नो, ये आपके पास में आपकी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो अब A पोजीशन पर देखो, तो A पोजीशन पर मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये रहा, और फिर B पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, होगी या नहीं होगी। तो जो A का टोटल मैकेनिकल एनर्जी था वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो आप मुझे कहोगे सर ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इसके दो यूज हुए, इसके हाउ मेनी, इट विल बी हैविंग द टू यूजेस। क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी था इसको फ्रिक्शन ने भी कंज्यूम किया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वर्क डन, है ना, कंज्यूम किया ना भाई, सीधी सी बात है, समझ आ गया। तो मैंने आपसे कहा दैट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, एग्रीड, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स प्लस टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, जो यहां टोटल था A पर, ठीक है ना, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B कब हो सकता था, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अंडर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपका जो mg sin थीटा ये तो कंजर्वेटिव था, ये तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, लेकिन ये आपका F ये कंजर्वेटिव थोड़ी है। तो जब आपके पास में स्मूथ इंक्लाइन प्लेन था तब तो द मोशन वाज अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, और उस समय तो आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व था, ठीक है ना। तो अब आपके पास में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B है, प्लस ये जो आपका एनर्जी लॉस है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, प्लस दिस एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो इन दोनों का जो सम है ये आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A आएगा। तो एक कंसेप्ट बना लीजिए सबके सब लोग कि जब भी हम विद फ्रिक्शन वर्कआउट कर रहे हों तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल माइनस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। इधर लिख रहा हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल माइनस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। या इसको दूसरे फॉर्म में ले जाएं तो आप कहेंगे सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल शुड बी, उधर ले जाइए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स।
तो ये क्या था आपका, ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, बी ए टू बी, ए इनिशियल बी फाइनल, ए टू बी, ए इनिशियल बी फाइनल, है ना। तो ये तो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो आपने कहा सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए should be equals to total mechanical energy at B plus work done by the frictional force in terms of magnitude, in terms of magnitude। क्यों? क्योंकि डेफिनेट बात है कि यहाँ का एनर्जी इट शुड बी मोर, लॉस तो था ही नहीं। अब तो जब बी पर पहुंचे तब लॉस हुआ, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी डेफिनेटली लेस होना चाहिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी लेस होना चाहिए, तो यहाँ जो क्वांटिटी आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड मीन्स मोड ले रहे हैं ना, मोड, ठीक है। अच्छा, अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है यार, ये तो इट शुड बी एफ इन 12, माइनस साइन हटा देंगे, एफ एल कॉस थीटा आता था ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, समझ लीजिए बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स था इस डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, और दोनों के बीच का एंगल कितना था, 180 डिग्री। तो वो वर्क डन नेगेटिव आता था, और कितना आता था, एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 -1, तो उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो वर्क डन कितना आता था, एफ एस, है ना। सिर्फ वैल्यू तो ले रहा हूँ ना, वैल्यू क्यों, क्योंकि इसमें ऐड होगा ये। आप कह रहे हैं कि सर ये कम है, डेफिनेट बात है कि ए से बी तक आने में लॉस हुआ है, तो वो जो लॉस हुआ था उसको यहाँ क्या करना पड़ेगा, उस लॉस को ऐड करना पड़ेगा, ऐड। तो दिस प्लस एडिशन ऑफ लॉस इज इक्वल्स टू इनिशियल, इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल प्लस लॉस, इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल प्लस लॉस। तो आपका F इंटू एस हो गया। F कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है जल्दी से बता दीजिए, म्यू आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका L, A टू बी L, ठीक है। तो आपने कहा सर F इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू L, और आपका ये R mg cos थीटा के इक्वल है, तो R इज इक्वल्स टू mg cos थीटा इंटू L। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आ गया म्यू mg cos थीटा, ये रहा F इंटू L, ठीक है। F कितना, म्यू आर इंटू एल, आर एम जी कॉस थीटा इंटू एल। अब रख दीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट है, जल्दी देखिए, ये डब्ल्यू एफ का वैल्यू है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए एम जी एच प्लस 0, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी हाफ एम वी टू का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्या लिखेंगे इसको, mgh प्लस 0, और इसको क्या लिखेंगे, हाफ mv1 v2 स्क्वायर प्लस 0, ये रहा हाफ mv2 स्क्वायर प्लस 0 और mgh प्लस 0। एग्रीड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, थोड़ा जल्दी समझते हैं चीजों को, हाँ लेकिन ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या फर्क पड़ गया, mgh प्लस 0 और यहाँ पे हाफ mv2 स्क्वायर प्लस 0। हियर काइनेटिक एनर्जी इज एग्जिस्टिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, एंड हियर पोटेंशियल एनर्जी इज एग्जिस्टिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आ गया, हाफ और m ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब कमाल की चीज शुरू होने वाली, ये याद रखना, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू जी एल कॉस थीटा, 2 म्यू जी एल कॉस थीटा। यहां तक चेक करो आप जल्दी से। तो हमने ये कहा कि सर जब हम रफ इंक्लाइन प्लेन पर आएंगे तो हमारे पास स्पीड होगा v2,
जब हम स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर आएंगे तो हमारे पास स्पीड होगा v1, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू, हमारे पास a टू b तक की लेंथ कितनी है l, हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है थीटा, और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, दैट गोज टू बी sg। ठीक है, अब सुनिएगा कहानी पूरी। तो मैं इसे रब कर दूं क्योंकि ये आप सीख चुके हैं। यहां किस स्पीड से पहुंचे थे, तो आप कहोगे सर यहां पहुंचे थे स्पीड v1 के साथ में, और यहां पहुंच रहे हो किस स्पीड के साथ में, v2 के साथ में, है ना। क्लियर है ना ये आपको। स्मूथ प्लेन पर b पर स्पीड v1 और रफ प्लेन पर b पर स्पीड v2, और v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। अब आपका एग्जामिनर कहता है कि v1 की वैल्यू v है और v2 की वैल्यू v बाय n है, और आपको पता है n इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन 1। ठीक, n 0 नहीं है और ग्रेटर देन 1 है, सीधी सी बात है। ग्रेटर देन 1 लिख देते तो भी आपको क्लियर हो जाता है, बट मैंने 0 तो इसलिए बताया कि v बाय 0 नॉन डिफाइंड हो जाएगा, और ये आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 0 ही नहीं है, ये 1 से ग्रेटर भी है ना, ताकि वो जो नॉन डिफाइंड वाली कंडीशन है वो भी आपको पता रहे। तो आप कह रहे हो सर v2 कितना है, तो मैंने कहा v2 है v बाय n, है ना, और v1 कितना है आपका v, और आपको ध्यान हो तो यहाँ पे आपके पास में अच्छी तरह से पता है सबको कि v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh आया था, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh आया था, है ना, ये ध्यान रखना आप सब लोग। तो चलिए v1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, v1 इज v, ये देखिए यहां से v1 को क्या लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, v बाय n का स्क्वायर, v बाय n का होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू g l एंड cos थीटा, 2 म्यू जी एल cos थीटा। उस तरफ शिफ्ट कर दो तो इसको आप v बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, v2, इसको v स्क्वायर बाय एन स्क्वायर कर देते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है ठीक है, v स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, गलती मत करना यार, स्क्वायर पूरा करना, ठीक है। और ये इस तरफ रिशफल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, सॉरी, इट इज v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ना यार, v स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो v स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू जी एल एंड cos थीटा, है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक। v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू जी एल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। v1 स्क्वायर किसके इक्वल था, v के, तो इसको v स्क्वायर कर दीजिए, v स्क्वायर की जगह लिखिए 2gh, ये रहा v1, ये रहा v, ठीक है सर, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये लीजिए, इज इक्वल्स टू 2 म्यू जी एल कॉस थीटा। सब कैंसिल सर, ये 2 से 2 कैंसिल, g से ये g कैंसिल, ठीक है, h यहां लिख देते हैं, h इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एल कॉस थीटा, ठीक है। यहां से देखो क्या हाल है, h अपॉन एल, h अपॉन एल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट इज साइन थीटा, वेरी गुड। तो इसका एक h l इधर ले आइए, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू
म्यू कॉस थीटा, एल तो चला ही गया, ठीक। एच अपॉन एल को क्या लिखेंगे, साइन थीटा। सो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा, है ना डियर स्टूडेंट्स। म्यू की वैल्यू बताइए क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर म्यू का वैल्यू बड़ा जबरदस्त आ चुका है, क्या आया, ये रहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां लिख देते हैं, विजिबल रहेगा आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू। और साइन अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे आप, सो इट विल बी सिंपली नथिंग बट tan थीटा। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है, दैट कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। समझिएगा, पहले समझिएगा। अभी इसको मैं आपको फिर से और दूसरी फॉर्म में भी बहुत इजीली दे दूंगा। ये सेम इंक्लाइन प्लेन है, जब आप स्मूथ पे पहुंचते हैं तो यहां स्पीड कितनी है आपकी, इट विल बी v, है ना। और जब आप रफ इंक्लाइन प्लेन पे पहुंचते हैं तो आपकी स्पीड कितनी है, v बाय n। तो जब मैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर पहुंचा पॉइंट बी पर तो स्पीड कितनी थी, v। और जब मैं रफ इंक्लाइन प्लेन पर पहुंचा तो स्पीड कितनी थी, v बाय n। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, एग्रीड। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। तो म्यू का जो वैल्यू होता है ना, इट इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर होता है। मीन्स म्यू जो है वो किसके इक्वल है, tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ा जनरलाइज चलो, मैं इनको रब कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ों को, और इस तरह के क्वेश्चंस हम लगातार करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है कि इन जनरल जब क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा लगता है ये कर क्या रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा का पूरा पहले थीम समझा दिया ना। यहाँ से देखिए, v1 इज इक्वल्स टू v बाय n एंड v2 इक्वल्स टू v बाय n एंड v1 इज इक्वल्स टू v, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा v1 अपॉन v2 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। v1 अपॉन v2, v डिवाइडेड बाय v बाय n, सो इट विल बी कमिंग एज n, है ना। तो n क्या है, v1 बाय v2, n है क्या, v1 बाय v2। तो म्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n। n की जगह क्या लिखेंगे, v1 बाय v2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे, n स्क्वायर की जगह v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, एग्रीड। और आप कहेंगे tan थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, इट इज म्यू। अभी रुकिएगा। अब यदि कोई मुझे कहता है सर 1 माइनस v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, म्यू अपॉन tan थीटा। और म्यू अपॉन tan थीटा को यार मैं म्यू कॉट थीटा लिख रहा हूं, और कोई पूछेगा तो नहीं समझाऊंगा, अरे यार म्यू अपॉन tan थीटा है ना, 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। सर इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। और अब यदि कोई मुझसे पूछता है सर व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ v2 स्क्वायर, तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर v2 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा आपके पास में, इट विल बी सिंपली, यहां से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, v2 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, v2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू
v1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, एग्रीड? या v2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो आप मुझे कहेंगे रूट ऑफ, तो v1 तो बाहर आ जाएगा, तो आप मुझे कह देंगे v2 विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू v1, ये रहा v1 रूट ऑफ 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करते हैं। अब यदि मैंने ये फॉर्मूला आपको रटने को कह दिया और आपको कहा कि ये डेरिवेशन मत करिए, फील नहीं आएगा कभी भी, आप ग्रैस्प भी नहीं कर पाओगे, भूलोगे। लेकिन इस प्रोसीजर में आपने ये समझा कि यार जब फ्रिक्शन होता है ना, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल स्टेट इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में जब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन को ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या आती है आपके पास में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय आप कहोगे कि सर जब मैं ए से चल के बी पर पहुंचा और मेरे पास ये प्लेन स्मूथ था, तो मेरे पास बी पर स्पीड कितनी थी, v1, और जब रफ प्लेन पर पहुंचा तो स्पीड कितनी थी, v2। तो मैं बिना सोचे समझे बच्चा कहता है सर मैं बता सकता हूं आपकी v2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, v1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। अब सपोज आपको दे रखा है थीटा 45 डिग्री और म्यू दे रखा है 0.5, तो कुछ भी देर नहीं लगती बच्चे को, वो करता है 1 माइनस म्यू 0.5 और cos 45 क्या होता है आपके पास में, तो आप कहेंगे सर tan 45 इज 1, तो cot 45 भी आपका 1, इट इज 1 माइनस 0.5 और 0.5 का रूट लेके और आगे बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो आप अब नटशेल में बात करते हैं। स्मूथ प्लेन पर जब आप ग्राउंड पर पहुंचते हैं बी पर, तो स्पीड कितनी, v1। जब रफ प्लेन पर आप ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो स्पीड कितनी, v2। रिलेशन क्या है, दैट v2 इज इक्वल्स टू v1 रूट ऑफ 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। कैसे आया है वो भी बता देता हूं आपको। v1 अपॉन v2 क्या था, v अपॉन v बाय n, तो ये सब हो गया था हमारे पास में। ये आ गया था म्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से tan थीटा 1 माइनस, ये हो गया था v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये क्या था, ये हो गया म्यू कॉट थीटा, पक्का। फिर आपने कहा इसको इधर ले जाए 1 माइनस म्यू कॉट थीटा एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इज इट पॉसिबल कि v2 इक्वल्स टू v1 हो जाए? सर म्यू को 0 कर दीजिए। म्यू 0 करते ही आप कहेंगे कि सर इट इज अ स्मूथ प्लेन, इट इज अ स्मूथ प्लेन, तो ये 1 माइनस 0 और 1 का रूट 1, तो v2 इज इक्वल्स टू v1 आ जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला इज टू इंप्रूव योर स्पीड। अब जो चौंका देते ना कमाल से, जैसे आपको उठा के कोई कहता है सर ए टू बी रीच आउट करते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो यदि हम 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 0.2 रखकर आगे बढ़े तो किस स्पीड से पहुंचेंगे? तो बच्चा कुछ नहीं कहता सर, यहाँ पे आप v1 वैल्यू रखिए 20 मीटर पर सेकंड, 1 माइनस म्यू की वैल्यू रखिए 0.2 और cos 45 को रख दीजिए, दैट इज 1, cot 45 सॉरी, एंड आपका काम खत्म। यस, यही चीज है कि जब आपने उस क्वेश्चन, ये मैंने ये डेरिवेशन बुक में नहीं है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी बुक में नहीं है, नॉट एट ऑल। ये तो क्या था, क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन क्या था कि भाई आपके पास में यदि यहाँ पहुँचते हैं तो स्पीड v है और यहाँ पहुँचते हैं तो स्पीड v बाय n है, तो आपको ये पता करना है कि म्यू कितना होगा, और वो म्यू की वैल्यू कितनी थी, tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, उसको कन्वर्ट करके दिया है मैंने आपको, ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आप पढ़ते जो रहते हैं और काम करते रहते हैं ना, वो तनाव मुक्त रहते हैं यार। खूब थकान होती है, जबरदस्त नींद आती है, कोई ऋणात्मक विचार दिमाग में नहीं आते, सब कुछ धनात्मक चलता रहता है। आगे बढ़ते रहिए बच्चों, थैंक यू, शुक्रिया।